Welcome dear students. This is the third lecture, standard 12 chapter number 1 physics. Okay. आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग. ओके, अब एक बात गौर कीजिए. आज बाजू वाले बिल्डिंग के अंदर थोड़ा काम चल रहा है, तो उसके कारण अगर कोई एक्स्ट्रा साउंड आएगा तो मैं बोलना बंद कर दूंगा. जब वो साउंड बंद हो जाएगा तब मैं स्टार्ट कर दूंगा. ओके, चलो देखो आगे. व्हाट इज द चार्जिंग? चार्जिंग क्या है? तो एक सिंपल सी बात है, चार्जिंग क्या है? जिस बॉडी पे चार्ज नहीं है बट कोई प्रोसेस करके उस बॉडी पे चार्ज लेके आना, उसको चार्जिंग बोलता है. रिपीट, स्मॉल एंड स्वीट. व्हाट इज द चार्जिंग? जिस बॉडी पे चार्ज नहीं है बट ऐसी कुछ प्रोसेस करके उस बॉडी पे चार्ज लेके आना, उसको बोलते हैं चार्जिंग. क्या बोलता है? चार्जिंग. ओके, तो जिस बॉडी के पास इनिशियली चार्ज नहीं है बट हम उस बॉडी के साथ कुछ करेंगे जिसके बाद उस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा. अगर उस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा तो वो दूसरी चार्ज बॉडी के साथ अट्रैक्शन और रिपल्शन कर सकता है. ओके, तो अनचार्ज बॉडी को चार्ज्ड बॉडी बनाना, उसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग. क्या बोलेंगे? चार्जिंग. ओके, अब दूसरी बात है टाइप्स ऑफ चार्जिंग. क्या है टाइप्स ऑफ चार्जिंग? अब यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ चार्जिंग क्या है. तो टाइप्स ऑफ चार्जिंग जो है वो टू टाइप के हैं. टाइप्स ऑफ चार्जिंग टू टाइप के हैं. नंबर 1, ओके, नंबर 1 विथ कॉन्टैक्ट एंड नंबर 2 विदाउट कॉन्टैक्ट. नंबर 1 विथ कॉन्टैक्ट, नंबर 2 विदाउट कॉन्टैक्ट. ऐसे टू टाइप से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. ओके, अब सबसे पहले विथ कॉन्टैक्ट के अंदर क्या आएगा? तो विथ कॉन्टैक्ट के अंदर टू टाइप्स है. ओके, एक जस्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज. ओके, एंड सेकेंड फ्रिक्शन. ओके, सेकेंड बाय फ्रिक्शन. इसको और भी ऐसे भी लिखते हैं बाय रबिंग. ओके, अब दोनों के हम क्या कर लेते हैं, एक एक एग्जांपल समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा. ओके, अब दोनों के एग्जांपल क्या है देखो ध्यान से. सबसे पहले मैं बात करता हूं बाय रबिंग मेथड की. किसकी बात करता हूं? रबिंग. ओके, तो रबिंग मेथड के अंदर समझिए इनिशियली क्या है. तो दिस इज अवर सिस्टम. इसके अंदर हमारे पास एक ग्लास रोड है और दूसरा जो है वो हमारे पास सिल्क है. इनिशियली दोनों कैसे है? तो इनिशियली दोनों अभी न्यूट्रल है. सर न्यूट्रल है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों पे चार्ज जीरो है, यानी नेट चार्ज जीरो है, यानी रिजल्टेंट चार्ज जीरो है. गेटिंग? ओके, अब नेट चार्ज जीरो है उसका मीनिंग ऐसा तो नहीं है कि उन पर कोई पार्टिकल यानी कि टोटल चार्ज जीरो पर कोई चार्ज नहीं है, तो नहीं, उन पर चार्ज है बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम है. तो यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं 100 प्रोटॉन है एंड 100 इलेक्ट्रॉन्स है. यहां सिल्क पर 500 प्रोटॉन्स है एंड 500 इलेक्ट्रॉन्स है. इसीलिए सिल्क एंड ग्लास रोड दोनों का चार्ज कितना है? जीरो है. अब होगा क्या? जब हम इन दोनों को रब करेंगे, तो जब हम इन दोनों को रब करते हैं, जब दोनों मटेरियल एक दूसरे के साथ रब होते हैं तो होगा क्या? देयर इज द इंटरेक्शन. व्हेन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन ग्लास रोड एंड सिल्क मटेरियल, बोलो, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देयर इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोलो, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ग्लास रोड पर से सिल्क पर. तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ग्लास रोड पर से सिल्क पर. क्लियर?
when electron transfer from glass rod to silk, what's happened? So how many electrons transferred? हम assume कर लेगा. Now 100 protons are there, but now just 80 electrons are there. तो सिल्क पे क्या हो जाएगा? प्रोटॉन्स तो 500 है ही है, बट अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 20 इलेक्ट्रॉन्स ग्लास पर से कहां चले गए? कहां चले गए? सिल्क पर. तो अब सिल्क पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 520 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब देखो ये जो है यहां पे इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है. तो अब हमारा जो ग्लास रोड बनेगा एंड ये जो सिल्क मटेरियल बनेगा, तो ग्लास रोड पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, इसीलिए ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज बनेगा. ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, द पार्टिकल द ऑब्जेक्ट which remove the electron, it will be positive charge, and the material which gain the electron, it will be negative charge. तो ये कितना पॉजिटिव बनेगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में कौन ज्यादा? प्रोटॉन. कितने ज्यादा? 20. तो इसका रिजल्टेंट चार्ज कितना आएगा? 20e प्लस आएगा, और इसका रिजल्टेंट चार्ज -20e आएगा. तो देखो इनिशियली ग्लास रोड एंड सिल्क both are neutral. Initially glass rod and silk both are neutral, but after rubbing to each other, what's happened? Glass rod and silk material both are charged. Glass will be positive charge and silk will be negative charge. Silk के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी प्रोटॉन के कंपेयर में 20 ज्यादा है. जितने इलेक्ट्रॉन सिल्क ने गेन किए उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलेगा. इसने जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज ग्लास पे आएगा. ओके, तो नाउ ग्लास रोड इज पॉजिटिव चार्ज, सिल्क मटेरियल इज नेगेटिव चार्ज. बोथ आर इनिशियली अनचार्ज, नाउ दे आर चार्ज. बाय विच मेथड? बाय रबिंग मेथड. तो रबिंग मेथड में क्या हुआ? दोनों अनचार्ज बॉडी को रब किया तो दोनों चार्ज हो गए. तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? चार्जिंग. क्या बोलेंगे? चार्जिंग. ओके, अब ये चार्जिंग करने के लिए हमने दोनों को कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट के अंदर दोनों को रब किया, जस्ट कांटेक्ट नहीं किया. ओके, तो दोनों को रब किया, इसीलिए चार्जिंग बाय रबिंग मेथड एक एग्जांपल आपके पास हो गया. ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं. चार्जिंग बाय जस्ट कांटेक्ट. अब ध्यान से देखना, चार्जिंग बाय जस्ट कांटेक्ट क्या होता है? तो चार्जिंग बाय जस्ट कांटेक्ट समझने से पहले हम समझते हैं कंडक्टर मटेरियल. किसको समझते हैं? कंडक्टर. अब कंडक्टर मटेरियल किसको बोलते हैं? तो कंडक्टर मटेरियल का मीनिंग समझिए. जिस मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको हम कंडक्टर बोलेंगे. रिपीट, जिस मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर मटेरियल. ओके, तो ऐसे मटेरियल कौन सा है? तो मेटल्स. जितने भी सारे मेटल्स है वो सारे कंडक्टर्स है. क्यों? क्योंकि उन सभी के अंदर से क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. अब इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए क्या होना चाहिए? तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए क्या होना चाहिए? फ्लो ऑफ चार्ज. यानी कि चार्जेस किसी एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करने चाहिए, उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ओके, अब उसके लिए हमारे पास चार्जेस होने चाहिए. तो ऐसे चार्जेस हमें कहां मिलते हैं? कंडक्टर के अंदर मिलते हैं. ऐसे चार्जेस कहां मिलता है? कंडक्टर में. तो देखो कंडक्टर जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सपोज यहां पे मैं बात करता हूं कोई एल्यूमिनियम की. किसकी बात करता हूं? एल्यूमिनियम की. तो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर होगा, एल्यूमिनियम के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो एल्यूमिनियम का 13 है. तो इसका मीनिंग है एल्यूमिनियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 13 है. इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होंगे, प्रोटॉन्स सेंटर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होंगे. अब ये जो है वो एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा है. अब ये जो एल्यूमिनियम है, इन एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन के पास, इस एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन के पास एट अ रूम टेम्परेचर
क्या होगा, उनके पास थर्मल एनर्जी होगी। यानी रूम टेम्परेचर के हिसाब से एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको उनकी एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी मिलेगी, आयनीकरण एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उनको आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग आपको बताया, एटम के लास्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उनको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलता है। एटम के लास्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर। अब वो आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो मेटल्स को अपने रूम टेम्परेचर पर ही मिल जाती है। तो रूम टेम्परेचर पे सभी मेटल्स के पास लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी एटमॉस्फेयर में से ही गेन कर लेते हैं। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एटम को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो अभी ये एल्यूमिनियम एटम था, ये एल्यूमिनियम एटम है, तो इसके अंदर 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो उनका जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा। यानी हमारा जो एटम है, तो एटम कैसा होगा, न्यूट्रल। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। बहुत ध्यान से समझना, एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। बट जैसे ही एटम अपने लास्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, तो जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है। तो यहां के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 13। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन ज्यादा है। तो अब ए जो है, ए एटम नहीं है, अब इसको बोलेंगे आयन। बोलो क्या बोलेंगे, आयन। अब ये कौन सा आयन बनेगा, ये कौन सा आयन बनेगा, तो सर इस पर चार्ज कौन सा आएगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन एंड 13 प्रोटॉन, यानी 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन की इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे। बट यहां पे इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन ज्यादा है। अगर प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। यहां प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। कितनी क्वांटिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, एक, तो ए +1 चार्ज गेन करेगा। तो अब इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम 1+। अगर कोई एटम के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, अगर एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, तो यहां पे अब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे, 10। प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन अपने अंदर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकल गए। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। प्रोटॉन कितने हैं, 13। अब प्रोटॉन की क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में कितनी ज्यादा, 3 ज्यादा। तो एक कौन सा आयन बनेगा, +3, क्योंकि इस पर चार्ज कितना होगा, +3E, और इस पर चार्ज कितना होगा, +1E। तो जो एटम 3 इलेक्ट्रॉन को मटेरियल के अंदर छोड़ देगा वो +3 बनेगा, जो 1 छोड़ेगा वो +1 बनेगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो एटम था वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके क्या बनता है, पॉजिटिव आयन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एल्यूमिनियम मटेरियल के अंदर ही रहता है, जस्ट एटम में से बाहर निकल जाते हैं। ध्यान रखना, 2 एटम के बीच में जो जगह होती है, इस खाली स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फैलते रहते हैं। इस खाली जो स्पेस है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, तो मेटल के अंदर एटम में से लास्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन निकल के मटेरियल के अंदर एटम्स के बीच में जो फ्री स्पेस है
उसके अंदर घूमते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पॉजिटिव आयन बनता है वो हमारा आयन है, वो मेटल का आयन है। अब आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। जब हम इस एल्यूमिनियम को पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, चैप्टर 2 में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तब ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर मोशन करेंगे और हमको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ओके, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन जिस मटेरियल का होता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू मिलती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो जिसके अंदर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंडक्टर्स बोलेंगे, जिसके अंदर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसको नॉन कंडक्टर्स बोलेंगे। नॉन कंडक्टर्स का दूसरा नाम है इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वहां से क्या नहीं पास होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उनको कंडक्टर कहेंगे। जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, उसको नॉन कंडक्टर्स बोलेंगे, उनको इंसुलेटर बोलेंगे। इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या है? तो उसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक, सेकंड ग्लास। ओके, तो ऐसे जो मटेरियल है वहां से क्या नहीं होता? रबर, वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते। ओके, तो आपको कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर के बारे में पता चल गया। ओके, तो सारे मेटल्स कंडक्टर बनेंगे। ओके, चलो डन, इसका काम खत्म। अब यहां समझो, यहां हमारे पास क्या है? तो यहां हमारे पास 2 स्फीयर है। दिस इज द स्फीयर नंबर 1, दिस इज द स्फीयर नंबर 2। ओके, अब दोनों स्फीयर जो है वो कंडक्टर मटेरियल के है। दोनों स्फीयर कंडक्टर मटेरियल के है। दोनों जो कंडक्टर मटेरियल के है उनके अंदर होगा क्या? एक स्फीयर जो है उस पर टोटल चार्ज 0 है और दूसरा जो स्फीयर है उस पर टोटल चार्ज 0 नहीं है। यानी ये जो स्फीयर है ये हमारा स्फीयर जिसके पर 10 पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा हमने एज्यूम किया। तो ये जो 10 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मीनिंग यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 ज्यादा है। किसके कंपेयर में? इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। तो यहां पे मैं कितने प्रोटॉन से सिर्फ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता हूं? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 10 प्रोटॉन्स ज्यादा है। ओके, तो इसका चार्ज कितना हुआ? +10e हुआ। यहां पे टोटल चार्ज 0 है, यहां पे टोटल चार्ज 0 है। अगर यहां पे टोटल चार्ज 0 है तो इसका मीनिंग यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? सेम है। तो सर यहां पे जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे मैं कुछ प्रोटॉन्स ड्रॉ कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन, ए न्यूट्रल हो गया और ए जो है ऑलरेडी कैसा है? चार्ज है। अब देखो ए अनचार्ज है। चार्जिंग का मीनिंग क्या हमने सीखा? जो अनचार्ज बॉडी है उसको चार्ज बॉडी बनाना है। इसके अंदर हमने वही किया बाय रबिंग। अब यहां पे हम जस्ट क्या करेंगे? कांटेक्ट। अब हम एक बॉडी कैसी ली है हमने? न्यूट्रल। दूसरी बॉडी कैसी ली है? ऑलरेडी चार्ज। अब जब हम इन दोनों का कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करने के 2 रास्ते हैं। यहां हमने कंडक्टर मटेरियल का क्या पुट करेंगे? वायर पुट करेंगे। तो कोई कंडक्टर मटेरियल से कनेक्ट करेंगे या फिर दोनों को ही एक दूसरे के साथ टच करवा देंगे। आप जो भी करो, हो सकता है। यहां पे एक कंडीशन है, दोनों स्फीयर सेम मटेरियल के, सेम साइज के होने चाहिए। दोनों स्फीयर सेम साइज के होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर सेम साइज के नहीं होते तो क्या होता? वो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। यहां इस चैप्टर के अंदर दोनों स्फीयर सेम साइज के लेंगे। ओके, तो अब जैसे ही हम दोनों के बीच में कांटेक्ट करेंगे होगा क्या? तो जैसे ही कांटेक्ट करेंगे यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है
इसके पॉजिटिव के कारण अट्रैक्ट होंगे, तो इसके पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। तो अभी देखो मैंने यहां पे कोई यहां पे ज्वाइन नहीं किया, कोई क्या नहीं किया, कनेक्शन नहीं किया। तो जैसे ही ऐसे न्यूट्रल बॉडी के पास में ऐसे पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर लेके आता हूं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्शन के कारण टुवर्ड्स द पॉजिटिव जाएंगे एंड सारे प्रोटॉन्स रिपल्सन के कारण दूर चले जाएंगे। तो अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां पे अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव के नियर में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के पास जाने के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड आ जाएंगे, क्योंकि उनको जाना कहां है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने उन पर क्या किया, अट्रैक्शन किया। बट सारे पॉजिटिव चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे, क्योंकि क्योंकि स्पीयर 1 में से स्पीयर 2 में जाने के लिए बीच में क्या नहीं है, रास्ता नहीं है। स्पीयर 1 में से स्पीयर 2 में जाने के लिए बीच में कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो नहीं जा पाएंगे। तो अब देखें हम क्या करते हैं, हम दोनों के बीच में कांटेक्ट करवा देते हैं। जैसे ही हमने कंडक्टर मटेरियल का कांटेक्ट किया, तो ये कंडक्टर मटेरियल के थ्रू मैंने पढ़ाया, कंडक्टर के थ्रू क्या हो सकता है, चार्ज फ्लो हो सकता है। तो जैसे ही मैंने कंडक्टर मटेरियल पुट किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो वाला जो स्फीयर है वो यहाँ न्यूट्रल स्फीयर में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। अब ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो होगा क्या, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा तो यहां पे अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 10 थे। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो एक इलेक्ट्रॉन ने एक प्रोटॉन के साथ पेयर बनाई और उसने उस इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन की इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। तो अब इस पर इफेक्टिव प्रोटॉन कितने हैं, 9। तो अब इस पर प्रोटॉन 9 है, तो अब स्फीयर 2 का चार्ज कितना हो जाएगा, 9e हो जाएगा। अब देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां पे 10 प्रोटॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो 10 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9। तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9, तो इनका रिजल्टेंट कितना आया, +1e। तो ये जो स्फीयर इनिशियली कैसा था, न्यूट्रल था, अब वो कैसा हो गया, चार्ज्ड स्फीयर हुआ। तो अब देखो अगेन ये 1+ चार्ज हुआ, इस बॉडी पे कितना चार्ज आया, 1+, अगेन यहां से 9+, तो 9 प्रोटॉन का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा। यहां पे 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करेंगे, सिर्फ एक प्रोटॉन ऐसा है जिसकी इफेक्ट कैंसिल नहीं की जा सकती। तो एक प्रोटॉन जितना अट्रैक्शन करेगा उसके कंपेयर में यहाँ के 9 प्रोटॉन का अट्रैक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो 9 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे तो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो यहां आके एक प्रोटॉन की इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस वैल्यू से एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स रहेंगे। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स तो 10 है, तो 10 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ क्या, +2e। तो ये जो मटेरियल है वो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बनता जाता है और ये धीरे धीरे अपना पॉजिटिव चार्ज कम करता जा रहा है। तो अब होता क्या है, ऐसा कब तक चलेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन बॉडी 1 में से बॉडी 2 में जाएंगे तब तक। अब इलेक्ट्रॉन कब तक जाएंगे, तो जब दोनों साइड अट्रैक्शन सेम हो जाएगा तब। यहां पे अब 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे 8 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से 8 पॉजिटिव यानी कि 8 प्रोटॉन अट्रैक्शन करते हैं। अब ए बॉडी पर 2 चार्ज आ गया, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन पे 2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन की इफेक्ट को कैंसिल करता है, बट 2 प्रोटॉन की इफेक्ट कैंसिल नहीं होती। तो ये जो 2 प्रोटॉन की इफेक्ट कैंसिल नहीं होती, वो 2 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स पे अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है और उनको अपने पास अपने स्फीयर में रखने को ट्राई करता है। बट 2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 8 प्रोटॉन के अट्रैक्शन से कम होगा,
इसीलिए अभी भी इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, स्फीयर 1 में से स्फीयर 2 पे अगेन 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां पे अगेन एक इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन के साथ मैच कर लिया, उसने इफेक्ट कैंसिल कर दी। अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 7 प्रोटॉन है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है। तो अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, बट 3 प्रोटॉन की इफेक्ट कैंसिल नहीं होगी। ये 3 प्रोटॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, बट 3 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 7 प्रोटॉन के अट्रैक्शन से कम होता है, इसीलिए अभी भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बोला ऐसा कब तक जाएंगे, जब तक दोनों साइड चार्ज सेम नहीं हो जाता तब तक। तो जब यहाँ पे 5e होगा तब यहाँ पर भी 5e हो जाएगा, एक स्टेप के बाद हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे 6e तो यहाँ पे 4e, इसके बाद 5e, उसके बाद 5e। अब जैसे ही यहाँ पर 5e हो जाएगा तो अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, उसके बाद 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेंगे, और यहां पर भी 5 प्रोटॉन है तो यहां से अट्रैक्शन 5 प्रोटॉन के कारण है, यहां से अट्रैक्शन 5 प्रोटॉन के कारण है, दोनों साइड से अट्रैक्शन सेम है, इसीलिए अब ये इलेक्ट्रॉन स्फीयर 1 को छोड़ के स्फीयर 2 में नहीं जाएंगे। तो अब देखो ये ऑलरेडी अनचार्ज था, अब एक चार्ज हो गया, अब इलेक्ट्रॉन बॉडी 1 में से बॉडी 2 में जाने का बंद कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन बॉडी 1 में से बॉडी 2 पे कब तक गए, जब तक दोनों बॉडी पे चार्ज सेम नहीं हो जाता तब तक। तो इस बात को याद रखना, इसके बेस पर से कई सारे एमसीक्यूज निकल के आ रहे हैं। कैसे, तो 2 स्फीयर अगर दोनों को कांटेक्ट करवाएंगे तो बिफोर कांटेक्ट कितना चार्ज है एंड आफ्टर कांटेक्ट कितना चार्ज है। तो यहाँ पे देखो पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज +10e, कांटेक्ट से पहले इतना चार्ज था, कांटेक्ट करवाया हमने, सिर्फ कांटेक्ट किया, जस्ट कांटेक्ट, दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट ही करवाया और हमने कुछ नहीं किया। कांटेक्ट करने के बाद ये अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज्ड बॉडी बन गई, तो दोनों का नया चार्ज कितना आया, तो पहले जितना था उसका एडिशन डिवाइड बाय 2। याद रखना ऐसे कई सारे सम आते हैं, दोनों चार्ज का एडिशन डिवाइड बाय 2। पहला चार्ज 0 था, दूसरा +10e था, तो बोलो दोनों के पास नया चार्ज कितना आया 5e। तो जब एक कांटेक्ट हम करेंगे तब दोनों मटेरियल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बंद कब हो जाएगा, जब दोनों बॉडी पे सेम चार्ज आ जाएगा तब। इस पर 5e, इस पर 5e, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। बट कंडीशन, दोनों स्फीयर की साइज सेम होनी चाहिए। तो ऐसे कई सारे एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, स्फीयर 1, स्फीयर 2, इस पर जो चार्ज है वो +3 कूलम है, इस पर जो चार्ज है वो -5 कूलम है, दोनों का कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद दोनों को कांटेक्ट रिमूव करेंगे। तो आफ्टर रिमूविंग द कांटेक्ट, दोनों का कांटेक्ट रिमूव करने के बाद उन दोनों बॉडी पे कितना चार्ज होगा, तो पहले कितना था अब कितना होगा, तो बोलो नया जो चार्ज आएगा वो इनिशियली जितना था उनका एडिशन डिवाइड बाय 2। पहली बॉडी पे कितना चार्ज था +3 कूलम, कूलम उसका यूनिट है वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद -5 डिवाइड बाय 2, -2/2 यानी -1, यानी बॉडी 1 पे -1 कूलम, बॉडी 2 पे -1 कूलम चार्ज होगा। ओके, नाउ चार्जिंग बाय विदाउट कांटेक्ट। चार्जिंग बाय विदाउट कांटेक्ट जो है उसका दूसरा नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। याद रखना, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट हेडिंग दिया है चार्जिंग बाय इंडक्शन और उसके अंदर 2 टाइप्स के चार्जेस दिए हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, चार्जिंग बाय इंडक्शन अलग मेथड है। जिस टाइप के अंदर हम चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट से करेंगे उसी को चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलेंगे। अब इसके अंदर स्पेशल क्या है, तो इसके अंदर स्पेशल ये है, हम चार्जिंग करने के लिए बाहर से एक मटेरियल लेके आएंगे, वो जो मटेरियल बाहर से लाने वाला है उस मटेरियल का, हम बाहर से जो मटेरियल लाने वाले हैं उस मटेरियल का हम कांटेक्ट नहीं करवाएंगे। बिना कांटेक्ट किए ही हम किसी दूसरे मटेरियल को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे।
तो बिना कांटेक्ट किए ही हम किसी दूसरे मटेरियल को चार्ज करेंगे, इसीलिए इसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके अंदर जो मटेरियल चार्ज होगा, जो बॉडी चार्ज होगी, उसका चार्ज अपना खुद का होगा। गेटिंग? तो यहां पे हम चार्जिंग करवाने के लिए बाहर से जो मटेरियल लेके आते हैं उसका कांटेक्ट नहीं करवाएंगे। ओके, तो इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन सबसे पहले मैं एक इजी मेथड से आपको समझाता हूं। ओके, वो आपका इलिस्ट्रेशन का नंबर 1 सम है। ओके, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 1 जो है उसके अंदर दिया है। ओल्ड टेक्स्ट बुक में थियरी में था। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए क्या मेथड है, इसके बाद हमारी टेक्स्ट बुक में जो है उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल स्फीयर है। ये रहा एक न्यूट्रल स्फीयर। ओके, एक न्यूट्रल स्फीयर है। इस न्यूट्रल स्फीयर पे क्या होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, 0। अब ये न्यूट्रल स्फीयर है, उस पर टोटल चार्ज 0 है, तो इसका मीनिंग यहां पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पे 10 प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये टोटल चार्ज 0, न्यूट्रल बॉडी, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। अब हम इसको चार्ज बॉडी बनाएंगे। चार्ज बॉडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो दिस इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, देखो इसी बॉडी के पास में ऑलरेडी कोई चार्ज बॉडी को पास में लेके आते हैं। सपोज एक प्लास्टिक रोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, कोई एक प्लास्टिक रोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम इस बॉडी के पास में लेके आए, इस स्फीयर के नजदीक लेके आए। जैसे ही हम स्फीयर के नजदीक में प्लास्टिक रोड जो फर के साथ घिसा हुआ है उस पर नेगेटिव चार्ज है उसको लेके आएंगे, क्या होगा, अट्रैक्शन के कारण, रिपल्शन के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे। रिपल्शन के कारण सारे इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे और जो प्रोटॉन्स है वो सारे जहां है वैसे ही रहेंगे। कोई बोलेगा सर प्रोटॉन अट्रैक्शन के कारण यहां नहीं आ जाएंगे, बट मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर मटेरियल सिखाया। ये एक्चुअली प्रोटॉन होता है कि पॉजिटिव आयन होता है, तो एक्चुअली पॉजिटिव आयन होता है। वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ही हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ही हैवी होता है, तो वो अपनी लोकेशन को नहीं छोड़ेंगे, वो जहां है वहीं रहेंगे। ओके, तो प्रोटॉन्स नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव आयंस बोलेंगे। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन के कारण सामने चले गए और पॉजिटिव आयंस जहां थे वहीं पर है। बट अब इसको ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कि सारे पॉजिटिव आयंस एक साइड आ गए और सारे इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड चले गए। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, सारे पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होके यहां नहीं आएंगे, बट सिर्फ यहां पे पॉजिटिव आयंस ही होंगे। यहां के फ्री इलेक्ट्रॉन्स सामने चले गए, इसीलिए यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए इस साइड में हम सिर्फ पॉजिटिव ड्रॉ करेंगे, यहां पे नेगेटिव ड्रॉ करेंगे। रिपीट, बहुत ध्यान से, पॉजिटिव सभी जगह होंगे, बट जो साइड नेगेटिव प्लास्टिक रोड के नियर है उस साइड पे सिर्फ पॉजिटिव होंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन्स वहां सामने चले गए। इसीलिए हर एक टेक्स्ट बुक में कैसे ड्रॉ किया होगा, इस तरीके से, एक साइड नेगेटिव एक साइड अट्रैक्शन पॉजिटिव। तो आप ऐसा मत समझना सारे प्रोटॉन अट्रैक्शन करके इस साइड चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन सामने, ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत हैवी होता है, वो कहीं पे भी मूव नहीं करते, बट यहां सिर्फ पॉजिटिव आयंस रहते हैं, यहां के फ्री इलेक्ट्रॉन सामने चले जाते हैं, इसलिए ऐसा ड्रॉ करता है। गेटिंग? बट यहां पर भी पॉजिटिव आयंस होते ही है। ओके, बट यहां याद रखना। ओके, अब हुआ क्या, इस तरीके का कंडीशन हुआ। अब थर्ड कंडीशन में मैं क्या करता हूं, इस नेगेटिव चार्ज वाले प्लास्टिक रोड को वहीं पे रखता हूं और इसके साथ मैं अर्थ को कनेक्ट कर देता हूं।
तो यहां मेरे पॉजिटिव है, यानी कि यहां मेरे पॉजिटिव आयंस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही मैं इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करता हूं, इसको बोलेंगे अर्थिंग। अर्थ सबसे बड़ा कंडक्टर है, अर्थ सबसे बड़ा कंडक्टर है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कनेक्शन किया, ये कंडक्टर वायर होगा। वो जो भी है, एल्यूमिनियम का, आयरन का, कॉपर का, जो भी है, उस कंडक्टर वायर के थ्रू ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे। किसी भी बॉडी को कंडक्टर वायर के थ्रू अर्थ के साथ कनेक्ट करना, इसको अर्थिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्थिंग। ओके, तो ये अर्थिंग कर दिया। अब होगा क्या? इस स्फीयर को वैसे ही रखा, इसके साथ अभी भी हमने इसको कनेक्ट पास में लेके रखा है, तो यहां सारे पॉजिटिव होंगे। ओके, बट जैसे ही मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो होगा क्या? इस स्फीयर पे पॉजिटिव आयंस एक प्रॉपर वे से फैल जाएंगे। ओके, यानी उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अब देखो, एक न्यूट्रल बॉडी था, एक न्यूट्रल स्फीयर था, बट यहां पे देखो अब वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बन गया। तो न्यूट्रल बॉडी को हमने चार्ज स्फीयर बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग। क्या बोलेंगे? चार्जिंग। अब हमने किसको चार्ज बनाया? स्फीयर को। यहां बोलो, चार्ज बॉडी बनाने के लिए, स्फीयर को चार्ज स्फीयर बनाने के लिए हमने किसका यूज किया? प्लास्टिक रॉड का यूज किया। बोलो, प्लास्टिक रॉड को स्फीयर के साथ टच भी किया? नहीं किया। प्लास्टिक रॉड को स्फीयर के साथ हमने टच भी नहीं किया, उसके साथ कांटेक्ट ही नहीं करवाया। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो हमने बाहर से नहीं भेजा, ये पॉजिटिव चार्ज उसका खुद का ही है, बट उसके खुद पर से इलेक्ट्रॉन चले गए और वो एक पॉजिटिव चार्ज मटेरियल बन गया। तो ये चार्ज उसका खुद का ही है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए जो प्लास्टिक रॉड लाता है उसको हम स्फीयर के साथ टच भी नहीं करते, तो इसको बोलता है चार्जिंग बाय विदाउट कॉन्टेक्ट। क्या बोलता है? चार्जिंग बाय विदाउट कॉन्टेक्ट। ओके, तो एक मेथड ए हो गई जो बहुत ही इजी मेथड थी। ओके, अब हमारी टेक्स्ट बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में जो मेथड दे रखी है वो कैसी है? ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट अपने आप पता चलेगा। दो स्फीयर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, दोनों स्फीयर पर अभी चार्ज 0 है, दोनों स्फीयर चार्ज नहीं है। अब यहां दोनों स्फीयर पर चार्ज नहीं है, उसका मीनिंग जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जितने पॉजिटिव आयंस होंगे उतने नेगेटिव आयंस होंगे। अब हम क्या करते हैं, मैं साइज में ड्राइंग थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूं। तो अब स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, जैसे अब मैं यहां दोनों के पास क्या करता हूं, तो यहां मैं कोई पॉजिटिव चार्ज्ड मटेरियल लेके आता हूं, सपोज ग्लास रॉड, जिसको सिल्क के साथ रब कर दिया। अब जैसे ही इस पॉजिटिव को मैं लेके आऊंगा, स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, उन पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। स्फीयर 1 के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, साथ में स्फीयर 2 के भी अट्रैक्ट होंगे। स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 बोथ आर कंडक्टर, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। तो जैसे आगे पढ़ा उसी तरीके से, दो कंडक्टर स्फीयर कांटेक्ट में है, तो स्फीयर 1 में से स्फीयर 2 में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, तो स्फीयर 2 में से भी कई सारे इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर 1 में आएंगे। सर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण स्फीयर 2 में से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर जो रिपल्शन लगेगा वो सेम नहीं होगा। किसके जैसा? इसके प्रोटॉन के जैसा। रिपीट, बहुत ध्यान से। स्फीयर 1 के पास में हमने पॉजिटिवली, हाईली पॉजिटिवली चार्ज क्या लेके आए? ग्लास रॉड लेके आए। जैसे ही यहां पे ग्लास रॉड लेके आए, उसके पॉजिटिव चार्ज ने इस स्फीयर के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। अट्रैक्शन के कारण स्फीयर 1 के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, यहां यानी कि कहां आ गए? नियर टू दी पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद स्फीयर 2 के इलेक्ट्रॉन्स पर भी इस रॉड के पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन लगा और वो भी क्या आने लगे? 2 में से 1 में आने लगे। अब जैसे जैसे
जैसे जैसे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ने लगी, क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। तो अब 2 में से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अट्रैक्शन के कारण कहां जाना चाहता है, 1 पे। 2 में से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के कारण 1 में जाना चाहता है, उन पर अट्रैक्शन कौन प्रोवाइड करता है, ग्लास रॉड। ओके, अब ए अट्रैक्शन ज्यादा है, बट इनिशियली अट्रैक्शन ज्यादा था, बट अट्रैक्शन के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने लगे। जैसे यह इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने लगे, अब होगा क्या, इस स्फीयर 2 में से अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, बट यहां इकट्ठे हुए इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन भी करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अब कितने फोर्स लगेंगे, 2 फोर्सेस, एक ग्लास रोड के पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्शन एंड स्फीयर 1 में इकट्ठे होने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्शन। जब दोनों फोर्स सेम हो जाएंगे तब स्फीयर 2 में से इलेक्ट्रॉन का स्फीयर 1 में आने का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड का फोर्स ज्यादा होगा, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर 2 में से 1 में आएंगे। बट जैसे जैसे 1 में एक साइड इकट्ठे होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला रिपल्शन फोर्स और ग्लास रोड के कारण लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स सेम हो जाएगा। तब स्फीयर 2 में से इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर 1 में आना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब हुआ क्या, इस पर से स्फीयर 2 पर से इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर 1 में चले गए। सबसे पहले क्या था, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, यहां पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम थे, इसीलिए दोनों पर चार्ज 0 था। पर जैसे ही हमने ग्लास रोड को एक दूसरे के पास लेके आए, हुआ क्या, तो अब हुआ कुछ इस तरीके से कि सर अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन्स चले आए, तो अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो यहां पे प्रोटॉन्स ज्यादा है। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहां प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई, यहां इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन की क्वांटिटी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयन तो कहीं पर भी गए ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज आयन तो जहां थे वहां ही रहे हैं, वो तो कहीं पर गए ही नहीं है। तो होगा क्या, सारे चार्ज 1 स्फीयर 1 जो है उसमें पॉजिटिव के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज, यहां इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में पॉजिटिव की क्वांटिटी बढ़ गई, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज। अब जैसे ही ऐसा हुआ, अब हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से अलग कर देंगे। अलग कर देंगे, ये तो पॉजिटिव है तो यहां सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पॉजिटिव अपनी जगह फैल जाएंगे। अब मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और इसके अंदर प्रोटॉन्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखो, 2 स्फीयर जो पहले अनचार्ज्ड थे, दोनों चार्ज हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। किसका यूज किया, ग्लास रॉड का, जिसका हमने कांटेक्ट ही नहीं करवाया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ऐसे मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए। अब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, मेन कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको समझा दिया। तो क्लियर है, सबसे इजी है, नो टू वरी अबाउट इट। ओके, अब इसके अंदर समझना क्या, इसके अंदर एक बात समझना है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ए हमारा कोई मटेरियल है जिसका टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 0 है, अब इसको हम चार्ज बनाएंगे। जब हम इसको चार्ज बॉडी बनाते हैं, सपोज हम चार्जिंग के थ्रू इस पर 200 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है, यानी 200 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आते हैं। अगर ये हमारा कंडक्टर है, तो याद रखना कंडक्टर का मीनिंग होता है उस बॉडी पे चार्ज फ्लो कर सकता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो बात सही है। तो जब यहां पे 200 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 200 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन के थ्रू वो मैक्सिमम हो सके उतने दूर जाएंगे। अगर आप 200 इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में पुट करते हैं, तो 200 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण वो दूर जाना चाहते हैं, बट वो दूर जाना यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, यानी वो फ्लो होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज्ड पार्टिकल।
चार्ज पार्टिकल फ्लो होना चाहता है तो उसको फ्लो ऑफ चार्ज बोलेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? मटेरियल कंडक्टर होना चाहिए। अगर ये हमारा कंडक्टर मटेरियल है, अगर आपने 200 इलेक्ट्रॉन्स कहां रख दिए? सेंटर में रख दिए, तो 200 इलेक्ट्रॉन्स अपने नेगेटिव चार्ज के कारण रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। रिपल्शन के कारण वो दूर जाना चाहते हैं और दूर जा सकते हैं क्योंकि मटेरियल कंडक्टर है। कितने दूर जाएंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम दूर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से दूर जाते 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 यहां तक चले गए, सरफेस तक चले गए। अब सरफेस से भी दूर जाना चाहते हैं। अब सरफेस से बाहर तो एयर है, अब यहां सेंटर से लेके सरफेस तक क्या था? आपका कंडक्टर मटेरियल था, बट इसके बाद तो बाहर एयर है। एयर इज द इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर चार्ज फ्लो नहीं होता, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां तक चले जाएंगे? सरफेस तक चले जाएंगे। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो किसी भी सॉलिड कंडक्टर मटेरियल के अंदर जो भी चार्ज होगा वो कहां पर होगा? सरफेस पे होगा, और सरफेस पे उस तरीके से फैला हुआ होगा कि उनका अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम लगे। तो अट्रैक्शन के कारण वो सारे चार्जेस कहां पर होंगे? स्फीयर के सरफेस पे होंगे और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहां आपने कोई एरिया ए ले लिया, इसके अंदर 2 चार्ज है, उतने ही एरिया में यहां पे 5 चार्ज है। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लिया तो आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पूरे स्फीयर की सरफेस पे कहीं पर भी कंसीडर करो, उस जगह में फैला हुआ चार्ज सेम मिलेगा। इसको बोलेंगे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको बोलेंगे होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर होगा? कंडक्टर के अंदर होगा। इंसुलेटर के अंदर क्या होगा? इंसुलेटर के अंदर आप सेंटर में 200 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, उनका रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण वो दूर जाना चाहता है बट जा नहीं सकते क्योंकि ये जो मटेरियल है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर मटेरियल किसको अलाउ नहीं करता? फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ नहीं करता। तो देयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट्स व्हाई 200 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल एट द सेंटर। यानी क्या होगा? आपने जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन को पुट किया है उसी जगह इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहेंगे। यानी इंसुलेटर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जहां पुट किए थे वहीं पे रहेंगे, वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होंगे। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, कंपलसरी, मस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो ये हो गया चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट, उसके अंदर चार्जिंग बाय इंडक्शन, मेथड नंबर 1, इलस्ट्रेशन सम नंबर 1, एंड दिस इज द थियरी नंबर 1। ओके, आपकी थियरी है, पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक्स में से, इजी पता चलेगा। और उसके बेस यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज, ए पॉजिटिव चार्ज पूरी सरफेस पे क्यों फैल जाता है, उसका मैंने आपको क्या समझा दिया? रीजन समझा दिया। ओके, थैंक यू।